Hello students, welcome back in Gurunithi. Myself Mohammad Irshad, faculty in zoology, and my colleague, my best friend, Mr. Yatindra Upadhyay is also there. Today we are going to discuss Gurunithi number 69 out of 90. आज का टॉपिक इवोल्यूशन का जो पार्ट 2 है उससे रिलेटेड है और उससे रिलेटेड कई इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सिग्निफिकेंस रखते हैं, उनको अपन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मेरी और यतिंदर सर की ये कोशिश रहेगी कि पूरे डिस्कशन के दौरान हम बाइलिंगुअल मींस इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज करेंगे, इसलिए हिंदी वाले स्टूडेंट थोड़ा सा इंग्लिश से कोऑपरेट करें और इंग्लिश वाले स्टूडेंट थोड़ा हिंदी से अपने आप को अकोमोडाइज करें। उससे क्या है कि आपका समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि क्वेश्चंस का कई बार ऐसा लगता है कि उसी तरह का क्वेश्चन आ गया तो उसमें कोई जगह एक ही क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जा सकता है, तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। फॉर एग्जाम्पल सर आप लीजिए क्वेश्चन। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग 1952 लैडरबर्ग ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट है ना, और उसमें उन्होंने बैक्टीरियल कॉलोनी जो है उनको ऐसे मीडियम पे ग्रो कराया था जिसमें इनिशियली एंटीबायोटिक नहीं लिया था। और जब इनिशियली एंटीबायोटिक नहीं था तो उस पर कोई सिलेक्टिव प्रेशर नहीं था। फिर उनमें से वो जो पैटेड डिश थी उसकी एक रेप्लिका तैयार की, मतलब उसकी एक प्रतिलिपि तैयार की, और फिर उस जो रेप्लिका तैयार की उसको उन्होंने ट्रांसफर किया, स्थानांतरित किया एक ऐसी पैटेड डिश में जिसके अंदर संवर्धन माध्यम पर, कल्चर मीडियम में एंटीबायोटिक था। तो उस एंटीबायोटिक की वजह से कुछ बैक्टीरिया जिंदा रह पाए और कुछ बैक्टीरिया मारे गए। तो उसका लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला कि क्या नए परिवर्तित जो पर्यावरण था, न्यू एनवायरनमेंट था, क्या उस न्यू एनवायरनमेंट की वजह से कुछ बैक्टीरिया में म्यूटेशन क्रिएट हुआ, या वो म्यूटेशन जो था वो पहले से था, प्री एडेप्टिव था। तो यहाँ पर जो सही जो बात वो ये है कि म्यूटेशन जो उसके अंदर थे बैक्टीरिया में वो प्री एडेप्टिव होते हैं। नया एनवायरनमेंट उसको क्रिएट नहीं करता है, बल्कि नया एनवायरनमेंट जो है वो म्यूटेशन को सेलेक्ट करता है। तो वही अपने को इसके रेस्पेक्ट में जो है वो देखना है ना। तो जैसे इसके अंदर लिखा है कि म्यूटेशन आर डायरेक्टेड इन नेचर, नहीं वो डायरेक्टेड नहीं होते हैं। म्यूटेशन की वजह से जो वेरिएशन होती है वो डिसकंटिन्यूअस टाइप की होती है या नॉन डायरेक्शनल टाइप की। नेक्स्ट अगर देखते हैं, म्यूटेशन आर रैंडम। म्यूटेशन जो होते हैं वो रैंडम होते हैं, बिल्कुल सही है, और प्री अडेप्टिव होते हैं, वो पहले से उनके अंदर मौजूद होते हैं। फिर और भी देख लेते हैं, म्यूटेशन आर प्री अडेप्टिव बट नॉट रैंडम, नहीं वो रैंडम भी होते हैं। फिर म्यूटेशन आर नाइदर रैंडम नॉर प्री अडेप्टिव, नहीं रैंडम भी है और प्री अडेप्टिव भी है। नया एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर रहा है, नया एनवायरनमेंट उस म्यूटेशन से होने वाली वेरिएशन को सेलेक्ट कर रहा है। चीज समझ आई? तो यही इस क्वेश्चन का क्या था, कॉन्सेप्ट था। बढ़िया आगे। Which of the following can be considered as a living fossil? सबसे पहले तो देखें लिविंग फॉसिल किसे कहते हैं। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर इवोल्यूशन जब से उसका हुआ है, जब से लेके आज तक टिल डेट, उसमें कोई मेजर इवोल्यूशनरी चेंज नहीं आया है। बाय एंड लार्ज उसका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो की वो बनी हुई है जब से वो इवॉल्व हुआ है। दैट एनिमल और दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लिविंग फॉसिल। तो ये लिविंग फॉसिल की डेफिनेशन है। अब इसमें आपको लर्न करना है कि लिविंग फॉसिल कौन कौन से एनिमल्स हैं। जैसे पेरिपेटस है, ये कनेक्टिंग, ज्यादातर इसमें लर्न करने का पॉइंट ये कि जितने भी कनेक्टिंग लिंक्स है ज्यादातर वो लिविंग फॉसिल की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे पेरिपेटस है, ये भी लिविंग फॉसिल में आ जाता है। लिमुलस है, ये भी लिविंग फॉसिल में है। स्फिनोडॉन है, तुआतारा जिसको अपन कहते हैं, ये सारे ये लिविंग फॉसिल्स है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज। जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एवियन कैरेक्टर वाज एब्सेंट इन आर्क्योप्टेरिक्स। आर्क्योप्टेरिक्स जो है वो एक कह सकते हैं कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच में। और इसमें पूछा कि कौन सा एवियन कैरेक्टर, पक्षियों का ऐसा कौन सा लक्षण है जो आर्क्योप्टेरिक्स में नहीं था। तो यहाँ पर हम लोग देखें, एब्सेंस ऑफ टीथ, ये पक्षियों का कैरेक्टर है, लेकिन ये कैरेक्टर जो है वो आर्क्योप्टेरिक्स में एब्सेंट था। क्यों? क्योंकि आर्क्योप्टेरिक्स में टीथ की प्रेजेंस थी। बाकी ये दोनों जो फीचर है वो आर्क्योप्टेरिक्स की, इसलिए अपना जो आंसर इसका है वो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। कंसीडर अबाउट द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट द एनालॉगस ऑर्गन्स। निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करें और उससे पता लगाएं कि समवर्ती अंगों से संबंधित कौन कौन सी बातें हैं वो ठीक हैं। तो ये जो ठीक बातें हैं उनको अपने को देखना है किसके संदर्भ में, एनालॉगस ऑर्गन से रिलेटेड। तो एनालॉगस ऑर्गन्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड पहला पॉइंट लिख रखा है, दीज डेवलप ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये
क्या शो कर रहे हैं? अभिसारी उद्विकास, तो ये पॉइंट सही है। कन्वर्ज होंगे तभी एक से ऑर्गन्स डेवलप होंगे। एक से हैबिटेट में दो अलग अलग एंसेस्ट्री से आके एनिमल रहेंगे। मान लीजिए एक है ए हैबिटेट, एक है बी हैबिटेट, यहाँ से एक ऑर्गेनिज्म निकला, यहाँ से दूसरा निकला, दोनों एक ही हैबिटेट में आ गए, तो वहां पे एक से फीचर आ जाएंगे, तो ये पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट है कि दीज डेवलप ड्यू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, तो ये तो नहीं होगा, दोनों में से एक ही हो सकता है। थर्ड पॉइंट लिख रखा है दीज डेवलप इन एनिमल्स हैविंग डिफरेंट एंसेस्ट्री, एंसेस्ट्री बिल्कुल अलग अलग है यहाँ पे, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। चौथा पॉइंट, दीज डेवलप ड्यू टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ये Different अलग function फंक्शन नहीं, एक सा फंक्शन होता है ये, इसलिए एक से ऑर्गन डेवलप हो जाता है, तो ये पॉइंट भी गलत हो चला जाता है। तो इसमें जो करेक्ट पॉइंट है वो है ए एंड दिस सी, तो ए एंड सी दिस इज द फर्स्ट हो गया, करेक्ट आंसर। यही करेक्ट पूछा था। ठीक है जी। डन। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू, आज अगर हम लोग कहें कि हमारे सामने ये जो इतनी बायोडाइवर्सिटी है वो किसका परिणाम है, किसका रिजल्ट है, तो ये लाखों साल के ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का रिजल्ट है। तो कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी प्रोसेस, लंबे टाइम तक उद्विकास ये प्रक्रिया जो संपादित हुई उसका परिणाम ही आज हमारे सामने जैव विविधता के रूप में है, बायोडाइवर्सिटी के रूप में। तो ऑप्शन अपना लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंजेज हो जाएगा। लंबा टाइम लगा इसमें, चले आगे। चलो, कंसिडर अबाउट द फॉलोइंग कंडीशंस, निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए। 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मिलर एंड उरे का एक्सपेरिमेंट है, टेम्परेचर देखते आपको स्ट्राइक हो जाना चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, अमोनिया एंड मीथेन, कंडेंसर था, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, ऑक्सीजन फ्री कंडीशंस थी, सिंपल अमीनो एसिड, ये सिंपल अमीनो एसिड यूज नहीं किए थे उन्होंने, ये तो प्रोडक्ट थे ना, ये तो प्रोडक्ट थे, सिंपल शुगर उसके प्रोडक्ट थे। तो इसमें पूछा गया है कि which of these conditions were used in experiment conducted by S.L. Miller to prove the synthesis of organic material, तो ये भी यूज हुआ, ये कंडीशंस सारी यूज हुई थी, ये लेकिन इनका यूज नहीं हुआ था, तो A, B, C एंड D, तो आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड, ये कंडीशन यूज हुई थी, इनका ये तो प्रोडक्ट्स थे। ठीक, नेक्स्ट। और इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कीमोजेनेसिस को प्रूव किया। ओके, which of the following is not requirement for chemical evolution as suggested by Operian? ओके, तो एनर्जी का जो सोर्स था उसकी रिक्वायरमेंट थी और वहां पर इलेक्ट्रोड को यूज किया गया था एज एनर्जी सोर्स, और 75,000 वोल्टेज उसकी वजह से क्रिएट हुआ था। हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन जो थी वो भी सब्सटेंस के रूप में लिया गया था 2:1:2 के रेशियो के अंदर। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर भी था, क्योंकि अभी अभी जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं थी। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर नहीं लिया गया था, यहाँ पर टेम्परेचर जो क्रिएट किया गया था दूसरे चैम्बर में 800 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसमें वाटर को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया गया था, और वो कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रेस्पेक्ट में नहीं था। वो इनिशियल जो कीमोजेनेसिस था उसको प्रूव करने के लिए था कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनते हैं इन सब कंडीशन को प्रोवाइड करने के लिए। इसमें वही अपने को जो पूछा था नोट पूछ रहा है ना, तो नोट के रेस्पेक्ट में अपना ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, चले आगे। Which of the following is not indicated by paleontological studies? Paleontological studies से क्या पता नहीं लगता जी, है ना, तो some fossils represent extinct organisms। दूसरा है different forms of life have evolved during different time periods, ये पता लग सकता है। Different forms of life were almost similar during different time periods, अलग अलग टाइम पीरियड में लाइफ फॉर्म कभी एक से नहीं रहे, ये कहना बड़ा मुश्किल है, चेंज हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। Certain life forms were restricted to certain geological time span, ये तो ठीक है, तो इसके अंदर ये हो जाएगा आंसर। मतलब ये आपका जो इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, इनकरेक्ट है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ फॉर्म बट ऑलमोस्ट सिमिलर, सिमिलर नहीं थे, अलग 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 थे वो। और जो लोअर जैसे स्टेटा की भी हम लोग बात कर लें, जो पृथ्वी की लोअर जो चट्टानें थी वहाँ पर फॉसिल कम होते हैं, सिंपल होते हैं, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं और उनकी संख्या बढ़ती जाती है, तो वो चीज़ वेरी करती है। Which of the following is a comparatively less proper method for determination of fossil? यानी फॉसिल की आयु के निर्धारण के लिए सबसे कम मतलब सबसे ऐसा ऑप्शन देखना है कि वो सबसे कम अप्रोप्रिएट हो। यानी इंपॉर्टेंट जो मेथड्स हैं वो आपका रिलेटिव डेटिंग को अगर छोड़ दें तो रेडियो डेटिंग मेथड है, परफेक्ट पता लग जाएगा। और आजकल के टाइम इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड भी काम में आता है,
और इसके अलावा फॉसिल में जो डीएनए है उसके एनालिसिस से भी पता लग जाता है। तो सबसे कम जो अप्रोप्रिएट है वो हो जाएगा रिलेटिव डेटिंग मेथड। इसमें वही है कि अभी जो मैंने आपको बात बताई कि ऊपर से जब मिट्टी हटाते जाएंगे तो जो स्टेटा में ऊपर की तरफ फॉसिल मिलेंगे वो नए होंगे, और जैसे जैसे गहराई में जाएंगे फॉसिल जो गहराई में होंगे वो पुराने होंगे, इस तरीके से। लेकिन परफेक्ट एज का पता इससे नहीं लगता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। Which of the following is indicated by the occurrence of similarities in proteins and genes performing given function among diverse organisms? ये आपकी NCERT से लिया हुआ सीधा सवाल है। इसमें अगर आपने बुक को पढ़ा हो तो उसके अंदर मॉलिक्यूलर होमोलॉजी नाम का एक वर्ड आता है जो यहाँ पे ऑप्शन में लिख भी रखा है। कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ सच ऑर्गेनिज्म बिल्कुल होता है, तभी तो डीएनए और आरएनए और एंजाइम्स ये सब चीजें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की मैच करेंगी, है ना। मॉलिक्यूलर होमोलॉजी इसी का नाम है कि साहब थायरॉक्सिन अगर प्रेजेंट है तो वो एम्फीबिया में भी है, रेप्टाइल्स में भी है, मैमल्स में भी है, बर्ड्स में भी है, तो ये मॉलिक्यूलर होमोलॉजी शो करता है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी शो करता है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है ना टाइम के साथ साथ अलग अलग हैबिटेट में चले गए और अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स में वो इवॉल्व हुए हैं। ये सारी बातें बाई एंड लार्ज ठीक सा लगती हैं, तो आंसर हो जाएगा इसमें 4 हो जाएगा। भाई कॉमन एंसेस्टर से बना तो सारी चीजें एक सी होगी। एक सी। नेक्स्ट, which of the following is not considered, है ना, एज एटविस्टिक कैरेक्टर इन ह्यूमन, मतलब ऐसा फीचर जो एंसेस्टर में था लेकिन अब नहीं है, लेकिन किसी बच्चे के अंदर वो एंसेस्टर वाला कैरेक्टर रीअपियर हो गया पूर्वजों के जीन की अभिव्यक्ति के कारण, क्योंकि वो जीन रहते हैं, अभिव्यक्ति नहीं शो करते हैं, लेकिन कई बार उन जीन का एक्सप्रेशन हो जाता है जिससे पूर्वजों का लक्षण वापस प्रकट होने लगता है। तो इसमें नोट पूछ रहा है फंक्शनल ऑरिकुलर मसल्स है, क्योंकि ये वेस्टिजियल है, कई बार इनमें मूवमेंट होने लगता है तो वो एटविस्टिक हो जाएगा। सेगमेंटल एब्डोमिनल मसल, ये वाला जो है वो वेस्टिजियल जो फीचर में अपन मान सकते हैं, लेकिन इसको एटविस्टिक के अंदर हम लोग नहीं रखेंगे। स्मॉल टेल इन सम न्यूबॉर्न, ये वाला हो जाएगा। और कई बार कुछ बेबी जो है उनकी बॉडी के ऊपर काफी सारे हेयर होते हैं, उसके रेस्पेक्ट में ये बात की गई है कि हेयर की ग्रोथ अगर बहुत ज्यादा हो जाए, क्योंकि बॉडी हेयर भी हमारा वेस्टिजियल फीचर है, और कई बार पूरी बॉडी के ऊपर हेयर की ग्रोथ हो जाए तो वो एंसेस्टर के कैरेक्टर का दोबारा प्रकट होना होता है। तो यहाँ पे नोट पूछा है तो नोट के रेस्पेक्ट में हमारा सेकंड हो जाएगा। चले हमें पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो हैव एडिबल पार्ट्स व्हिच आर, एक तो है आलू, एक है शकरकंद, दोनों के जो एडिबल पार्ट्स हैं, एक में रूट है एक में स्टेम है, लेकिन सिमिलैरिटी क्या है, दोनों स्ट्रक्चर्स एडिबल पार्ट में कन्वर्ट हो गए। स्टोरेज ऑफ फूड है उसका, क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड है। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर है, तो कैसे हो जाएंगे एनालॉगस स्ट्रक्चर। बिल्कुल, एक रूट का एक शूट का। बेसिक आइडिया ऑफ इवोल्यूशन जो उसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो इवोल्यूशन का जो बेसिक आइडिया वो ये है कि किसी को एंसेस्टर से इवोल्व होकर के, मॉडिफाई होकर के जीव जो है वो आगे बढ़ते हैं, उसी को बोलते हैं डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। बाकी स्पेशल क्रिएशन, कॉस्मोजेनिक इवोल्यूशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये तो थ्योरीज है जो इनिशियली दी गई थी। तो ये बेसिक उसका जो आइडिया है वो हो गया है कि किसी पूर्वज से मॉडिफाइड होते हुए अलग अलग जो स्पीशीज हैं उनका फॉर्मेशन होता जाता है। चलेंगे। The fossils are mainly preserved in, तो फॉसिल्स मेनली रॉक्स के अंदर प्रिजर्व रहते हैं। हालांकि ये चीज एनसीईआरटी में नहीं दी हुई, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव भी है, अपने को पता होनी चाहिए कि रॉक्स के जो मेजर टाइप्स हैं और किस में फॉसिल सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो इसके अंदर ये जो है इग्नियस रॉक्स, ये तो बहुत हार्ड होती है, बहुत पहने में होती है, तो इसमें तो, लेकिन ये जो है ना मेटामॉर्फिक, ये तो बहुत ब्रिटल होती है, इसके अंदर भी नहीं मिलते, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, इसमें भी नहीं है। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, दीज आर द रॉक्स विच आर मोस्ट प्रिडोमिनेंटली रिसर्च एंड यूज्ड बाय द रिसर्चर्स। ये वो रॉक्स हैं जिनको रिसर्चर सबसे ज्यादा यूज करते हैं फॉसिल्स की स्टडी के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म का इंप्रेशन है वो काफी क्लियर कट आ जाता है, और उससे अपन एज कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी एनाटॉमी, जो भी डिपेंड करता है फॉसिल कैसा मिला है उसका पता लगा सकते हैं। तो इस तरह का फॉसिल मेनली मिलता है सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। सेडिमेंट्री रॉक्स को फॉसिल्स की स्टडी के लिए सबसे कॉमनली यूज किया जाता है। मतलब वे कोई जीव मर गया, उसमें मिट्टी के कण इकट्ठे होते गए तो वो सेडिमेंटेशन वगैरह चट्टान का रूप नीचे बैठे। एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ एट टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, उस दौरान फ्री ऑक्सीजन नहीं थी और एटमॉस्फेयर जो था वो रिड्यूसिंग था,
और इनिशियली हाइड्रोजन हीलियम थी, वो हाई टेम्परेचर की वजह से ऊपर चली गई थी, और फिर जो सेकंड एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ वो वॉल्केनिक इरप्शन से हुआ। उसमें मीथेन थी, अमोनिया थी, वाटर वेपर थी, CO2 थी, लेकिन फ्री ऑक्सीजन उस दौरान नहीं थी। तो आंसर अपना जो है वो रेडिएशन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच? अब इसमें मैचिंग करना है जी। डिवोनियन, अब ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल आने चाहिए आपको। देखो इसको आप समझने का तरीका देखो कि जियोलॉजिकल टाइम में सबसे पहले अपने पास में पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक, ये 3 एरा है। अब उस एरा के अंदर अलग अलग पीरियड है, हर पीरियड और हर एरा की कोई ना कोई खास बात है, खासतौर से एनिमल्स के रिगार्डिंग। एक पर्टिकुलर एनिमल स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरा या एक पर्टिकुलर पीरियड में डोमिनेंस शो करती है। जैसे अपन कहते हैं कि साहब ये डिवोनियन पीरियड है, तो इट इज नोन एज एज ऑफ फिश। अब यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, अब इसमें ये करेक्ट मैच देखना है अपने को। तो डिवोनियन पीरियड जॉलेस फिशेस लिख रखा है आपने, लेकिन जॉलेस तो पहले ही आ पहले आ गए, इसका नाम गलत हो गया। ये सही है। कार्बोनिफेरस पीरियड, इसके अंदर एम्फीबियंस जो थे उनका डोमिनेंस था, तो ये आंसर सही है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा चार्ट की हेल्प से। थर्ड है ट्रायसिक पीरियड, एज ऑफ जायंट रेप्टाइल्स। जायंट रेप्टाइल्स बाद में आए थे, ये ट्रायसिक में जुरासिक में आए थे, ये गलत है। क्रिटेशियस में ये मैमल्स का एज नहीं था, मैमल्स का तो अभी वाला चल रहा है ना, सीनोजोइक पार्ट है मैमल्स का, तो ये भी गलत है। तो इसके अंदर कार्बोनिफेरस में एम्फीबियंस की डोमिनेंस थी, इसलिए इट इज नोन एज एज ऑफ एम्फीबियन। बाकी कार्बोनिफेरस से पहले जो डिवोनियन था उसमें एम्फीबियन इवॉल्व हो गए थे और इसमें आकर के वो डोमिनेंट हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट जी। यहाँ जो है एक डायग्राम दिया है जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कॉमन एंसिस्टर से अलग अलग फिंचेस डेवलप हुई है। तो कह सकते हैं होमोलॉजी है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, अडेप्टिव रेडिएशन है। तो इसी तरीके से हम लोगों को इसके बारे में देखना है। नेचुरल सिलेक्शन, इकोलॉजिकल सक्सेशन, अडेप्टिव रेडिएशन। तो नेचुरल सिलेक्शन भी है और अडेप्टिव रेडिएशन भी है, तो बोथ 1 और 3 जो है इसके लिए चला जाएगा। इकोलॉजिकल सक्सेशन अलग चीज है, आपको बॉटनी के अंदर इकोसिस्टम के अंदर पढ़ाया हुआ, उसमें टाइम टू टाइम जो है वो किसी एरिया का जो इकोसिस्टम उसमें बदलाव आता है, वो चीज अलग है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 परफेक्ट बैठ जाएगा आपका। नेक्स्ट, scientists working on Malay archipelago made similar conclusion to that of Darwin। तो ये तो इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सीधा। अल्फ्रेड रुसल वॉलिस इन्होंने काम किया था माले आर्किपेलागो पर, और इनकी जो फाइंडिंग्स थी वो डार्विन की फाइंडिंग्स से काफी ज्यादा रिजेंबल करती थी। बिल्कुल, दोनों ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ओके। यहाँ फिर एक डायग्राम दिया है, उसमें ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियन जो है, ऑस्ट्रेलिया के जो मार्सुपियन है, मतलब शिशुधानी स्तनधारी, तो उनमें अडेप्टिव रेडिएशन को जो वो दिखाया गया है। तो कह सकते हैं कि ये भी एक तरीके से होमोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, अडेप्टिव रेडिएशन है ना। तो यहाँ पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो है वो तो होना नहीं चाहिए, पैरेलल इवोल्यूशन भी इससे रिलेटेड नहीं है, और ये वाला परफेक्ट बैठ जाएगा आपको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। रिकैपिटुलेशन तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के रेस्पेक्ट में है, तो अपना परफेक्ट आंसर इसके अंदर 4 चला जाएगा। सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बिस्टन। ये बिस्टन बेटुलेरिया है, टिपर्ड मॉथ, उसके रिगार्डिंग। अब आपने को पता है कि वो ब्रिटिश में इंग्लैंड के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसकी वजह से इसके अंदर जो है नेचुरल सिलेक्शन वाला फिनोमेना देखने को मिलता है। तो ये कई तरह के एग्जांपल में कोट किया जाता है बिस्टन बेटुलेरिया। साइंटिफिक नेम है इसका, कॉमन नेम है पिपर्ड मॉथ। अब उसके रिलेटेड अपने को क्या सेलेक्ट करना है? इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। तो पहला तो है कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन नेचुरल सिलेक्शन ऑफ व्हाइट मॉथ्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तो पॉल्यूशन नहीं था, पॉल्यूशन नहीं था तो लाइकेन की ग्रोथ थी, लाइकेन की ग्रोथ थी तो लाइकेन का कलर व्हाइट होता है। तो व्हाइट बैकग्राउंड में ये व्हाइट कलर के पिपर्ड मॉथ जो थे इनका नेचुरल सिलेक्शन हो गया था, तो ये पॉइंट सही है। सेकंड है आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में पॉल्यूशन इंक्रीज हुआ। पॉल्यूशन इंक्रीज होने से सूट यानी कि काला धुआं जो था वो पेड़ों के स्टेम और दूसरे पार्ट्स पे डिपॉजिट हो गया। तो उस केस में क्या हुआ? नेचुरल सिलेक्शन ऑफ डार्क मॉथ। बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्लैक में ब्लैक बर्ड्स जो ब्लैक इंसेक्ट्स को बर्ड्स देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए वो ब्लैक वाले बच गए। थर्ड है आफ्टर इंडिविजुअलाइजेशन नो वेरिएंट्स वर कंपैरेटिवली वाइप्ड आउट। दोनों का नंबर वो उसमें चेंज आया था, नंबर चेंज हुआ था। ऐसा नहीं था कि व्हाइट वाले 0 हो गए थे या ब्लैक वाले 0 हो गए थे, दोनों का नंबर चेंज हुआ था, कोई भी वाइप आउट नहीं हुआ था, किसी का भी सफाया नहीं हुआ था, है ना। तो ये स्टेटमेंट ठीक है।
बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के पूर्व, रिड्यूस्ड ग्रोथ ऑफ लाइकेन्स, ग्लाइकेन की ग्रोथ तो बहुत अच्छी हुआ करती थी क्योंकि पॉल्यूशन नहीं था। तो पॉल्यूशन की एब्सेंस में लाइकेन क्या है? पॉल्यूशन इंडिकेटर्स है, पॉल्यूशन है तो लाइकेन नहीं है, ऐसा। तो ऐसे केस के अंदर कौन सा ऑप्शन जो गलत है? ये चौथा वाला। तो ये आंसर हो जाएगा 4। बिल्कुल। ओके, यहाँ पे फिर एक फिगर दिया है और ये डार्विन फिंचेस के लिए है ना, और इसमें पूछा कि विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द वेरिएशन इन बीक ऑफ दीज 4 स्पीशीज। ठीक है, मतलब इनमें वेरिएशन क्यों आया? क्योंकि जिस आइलैंड पे ये वोल हुई वहां पर फूड के लिए इनमें कंपटीशन ना हो और ये सभी अलग अलग डाइट पे डिपेंड हो जाएं, इसलिए इनकी जो बीक साइज थी वो अलग अलग हो गई कंपटीशन को कम करने के लिए। साइज और शेप दोनों। जी बिल्कुल। तो ऐसा इसमें अपने को देखना है कि ओवर टाइम एंड अबंडेंस ऑफ सीड, नहीं टाइम के साथ तो इसकी मात्रा कम होगी, अबंडेंस तो होगी नहीं। फिर सेकंड देखते हैं, ओवर द टाइम एंड अबंडेंस ऑफ सीड, फिर अबंडेंस की बात की जा रही है। फॉर फूड लेड टू इंक्रीज डिफरेंसेस, फूड की कमी जो है वो इंक्रीज करेगी, वो सेलेक्टिव प्रेशर होगा इनके अंदर वेरिएशन लाने के लिए। तो इस ऑप्शन को भी अपन लोग नहीं रखेंगे। हाँ, थर्ड में देखते हैं, कंपटीशन की बात हुई है कि कंपटीशन ऑफ लिमिटेड फूड रिसोर्स लीड्स टू सिलेक्शन फॉर सिमिलर ट्रेड, नहीं डिफरेंट ट्रेड, तभी तो अलग अलग बीक साइज और शेप इवॉल्व होगा। और देख लेते हैं, कंपटीशन फॉर लिमिटेड फूड रिसोर्स लीड टू सिलेक्शन फॉर डिफरेंट ट्रेड। ओरिजिनल जो थी वो सीड ईटर थी, इसके अलावा जो दूसरी इवॉल्व हुई इंसेक्ट ईटर, कैक्टस ईटर, फ्रूट ईटर, तो वो वेरिएशन आ गई। तो इसलिए फिर साथ साथ इसमें परफेक्ट ऑप्शन अपना 4 जाना चाहिए। चले नेक्स्ट, देयर वर नेचुरल सिलेक्शन ऑफ डार्क विंग मॉथ इन इंग्लैंड आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन। अभी भी डिस्कस किया है, डार्क विंग मॉथ का सिलेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो सूट निकला, जो काला धुआं निकला, वो ट्रीज के डिफरेंट पार्ट्स पे डिपॉजिट हो गया। अब ऐसे केस में जो ब्लैक स्पॉट्स वाले जो मॉथ थे, बर्ड्स जो थी जो उस मॉथ को खाती थी, वो उनको इजीली लोकेट नहीं कर पाती थी, वो ब्लैक में ब्लैक छुप जाते थे। तो ऐसे में क्या हुआ, वो बर्ड्स को व्हाइट वाले जो मॉथ थे जिनके अंदर मिलाइजेशन नहीं था वो दिख जाते थे, तो वो बर्ड्स उनको खा लेती थी। तो ऐसे में ब्लैक वाले मॉथ की पॉपुलेशन राइज हो गई, व्हाइट वाले मॉथ की पॉपुलेशन वो फॉल हो गई थी। अब इसको पढ़ लो आप, इंक्रीज ग्रोथ ऑफ लाइकेन ऑन ट्री स्टेम, है ना, औद्योगिकरण के पश्चात लाइकेन की ग्रोथ तो कम हो गई थी, ये तो गलत है। डिक्रीज पॉपुलेशन ऑफ प्रेडेटरी बर्ड, बर्ड की पॉपुलेशन पे कोई फर्क पड़ा ही नहीं था। Predators could spot the white moths against contrasting background, ये पॉइंट ठीक है, मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर ही दिया कि प्रेडेटर उसको कॉन्ट्रास्ट में इजीली देख ले सकता था, क्योंकि सूट जो है वो काला होता है और वो बर्ड जो होती हैं वो काले में काला नहीं देख पाती, वो सफेद को देख लेती थी। ये पॉइंट ठीक है। फोर्थ है, ब्लैक मॉथ कुड कैमोफ्लेज सक्सेसफुली एंड कुड नॉट बी ट्रेस्ड बाय प्रेडेटर्स, तो ये भी ठीक है। इसके अंदर एक बार दोबारा पढ़ते हैं कि देयर वर नेचुरल सिलेक्शन ऑफ डार्क विंग मॉथ इन इंग्लैंड आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी डार्क वाले के लिए देखना है, डार्क वाले के लिए देखना ना, तो ये पॉइंट ठीक है। ब्लैक मॉथ कुड कैमोफ्लेज सक्सेसफुली एंड कुड नॉट बी ट्रेस्ड बाय द प्रेडेटर, हाँ ये डार्क के लिए ये परफेक्ट हो जाएगा, ये फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डार्क के रेस्पेक्ट। नेक्स्ट, Which of the following is not an example of anthropogenic evolution? अपन ने नेचुरल सिलेक्शन के एविडेंस में लास्ट टाइम भी बात की थी कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, मनुष्य के क्रियाकलाप की वजह से जो भी चीजें हुई और उनसे जो इवोल्यूशन हुआ वो एंथ्रोपोजेनिक है, जिसके अंदर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हो, वो चाहे इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म हो क्योंकि पॉल्यूशन मनुष्य की वजह से हुआ, वो चाहे ड्रग या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस माइक्रोब्स में जो हो रही है कि जीवाणुओं के अंदर जो ड्रग है और जो प्रतिजैविक है उसके लिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है, वो भी एंथ्रोपोजेनिक है। और इसके अलावा हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस जो विकसित होती है हर्ब और सर्ब में, पेस्ट में सॉरी, वो भी एंथ्रोपोजेनिक कोज की वजह से है। तो इसमें जो हम नोट पूछा है, तो इवोल्यूशन ऑफ डिडिटी रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ इंसेक्ट, ये भी हो जाएगा। इवोल्यूशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ पैथोजन, ये भी सही है, ये एंथ्रोपोजेनिक है। इवोल्यूशन ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ वीड्स अगेंस्ट क्रॉप प्लांट, ये भी सही है। इवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग नेक जिराफ, नहीं, ये तो लेमार्किज्म से रिलेटेड पॉइंट था, इससे रिलेटेड ये नहीं है, तो आंसर अपना फोर्थ हो जाएगा। चलिए आगे, Which of the following is not an example of adaptive radiation? बट adaptive radiation में आप ये वाला मार्क ये ध्यान रखिए, ठीक है। Evolution of different marsupial in Australia, बिल्कुल सही है।
इवोल्यूशन ऑफ बटरफ्लाई एंड हमिंग बर्ड इन एरियल हैबिटेट, नहीं ये नहीं है, ये तो एनालॉगस ऑर्गन्स है, जी, एक इंसेक्ट है और एक चिड़िया है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ डार्विन फिंचेस बिल्कुल इसी कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। फिर आ रहा है इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेंटल मैमल्स, बिल्कुल ये तो इसमें नॉट पूछा, नॉट तो नॉट में तो फिर एक ही है, सेकंड हो जाएगा। सेकंड। चले आगे। नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन के जो पैटर्न है उसके लिए है, और यहाँ अपने को पूछा है कि इफ दिस पॉपुलेशन इज सब्जेक्टेड टू स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन फॉर सेवरल जनरेशन, कि ये जो पॉपुलेशन है कई पीढ़ियों तक स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन को फॉलो करे, तो इसमें होगा क्या कि जो पीक है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी, मेन करेक्टर वैल्यू जो है उसका सिलेक्शन ज्यादा होगा, और साइड से ये अंदर की तरफ जाएंगे तो नैरो हो जाएगा। तो कई जनरेशन तक स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो ये हो जाएगा आपका, समझ रहे हो? तो आंसर अपना फर्स्ट हो जाएगा। When evolution of many similar species occurs starting from a main point, वही वाली बात, मैनी पॉइंट नहीं starting from many point, ये अलग अलग पॉइंट से इस तरह से जी, एंड लेट अस बी कमिंग टू कॉमन एरिया, एक से हैबिटेट में आकर रहने लगे, द प्रोसेस इज नोन एज डाइवर्जेंट अडैप्टिव कन्वर्जेंस। ये कन्वर्ज, अलग अलग रास्ते एक जगह आके कन्वर्ज हो गए, लाइट रेस कन्वर्ज हो जाती है, तो कन्वर्ज एक इंग्लिश का वर्ड है, इसको सीखें आप, तो कन्वर्जेंस का मतलब है मिल जाना, तो ये कन्वर्जेंस है, अलग अलग हैबिटेट से आके एक ही जगह पर रहने लग गए तो कन्वर्ज हो गए, तो ये कहलाती है अडैप्टिव कन्वर्जेंस, अडैप्टिव रेडिएशन नहीं है। यानी इसको बोलते हैं अपसारी और डाइवर्जेंट को बोलते हैं अभिसारी। नेक्स्ट। What are considered as two key points of Darwinism? Okay, Darwinism के दो की पॉइंट्स है, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला, हालांकि रिप्रोडक्टिव फिटनेस उससे रिलेटेड नहीं है, उनका कॉन्सेप्ट का पार्ट था, डार्वियन फिटनेस इसको बोलते हैं, लेकिन की कॉन्सेप्ट में एक तो ब्रांचिंग डिसेंट और एक है नेचुरल सिलेक्शन। ये तो है पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का पैटर्न, और ये बताता है इवोल्यूशन की मैकेनिज्म, दोनों को आप लोग नोट डाउन कर लेना, ये इवोल्यूशन के पैटर्न के लिए और ये इवोल्यूशन की मैकेनिज्म के लिए। पैटर्न कुछ इस तरीके से, इवोल्यूशन इस तरीके से होता है, ये तो गया ब्रांचिंग डिसेंट पैटर्न, और मैकेनिज्म जो वो नेचुरल सिलेक्शन है, तो अपना आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। Who proposed that evolution of life form had occurred due to environmental effects but driven by use and disuse of organ? तो जैसे ही आपके सामने ये वर्ड आता है ना, use and disuse of organ, तो सीधा नाम आ जाता है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, फ्रेंच साइंटिस्ट। लेमार्क फ्रेंच था, फिर तो फोर्थ हो जाएगा, क्यों? हाँ, ये देखो, ये कंफ्यूजन है, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, ये फ्रांसीसी, तो इसलिए फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ आंसर। फिर एक नेचुरल सिलेक्शन के रेस्पेक्ट में एक एग्जांपल है, और इसमें अपने को जो है वो देखना है करेक्ट, तो इसमें लिखा पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, की जो ये पीक है वो कई जनरेशन के सिलेक्शन के बाद में एक दिशा में जा रही है, और एक दिशा में जा रही है इसका मतलब कोई एक करेक्टर जो है वो सेलेक्ट हो रहा है, तो ये तो हो जाएगा आपका डायरेक्शनल। लेकिन डायरेक्शनल के लिए बर्थ वेट ये स्टेबलाइजिंग वाला है, और इसके लिए अगर हम लोग देखें इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, तो बी एंड थर्ड इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म में एक बार में या तो डार्क थी और या वाइट थी, तो पीक एक दिशा में जा रहा है, तो अपना परफेक्ट कॉम्बो इसमें जो बैठता है वो बी का थर्ड, यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो, Which of the following is a correct match? निम्न में से कौन सा मिलान सही है? रिपीट ही हो गया, अभी पहले भी यही क्वेश्चन था। अच्छा, है ना, तो चलो आगे। Jurassic period of Mesozoic era is characterized by, Jurassic period में क्या इवेंट हुआ था भाई? Dominance of gymnosperm and appearance of first bird. ये परफेक्ट हो जाएगा। Radiation of reptiles and origin of mammal-like reptile. ये पर्मियन में हुआ था, ये वाला पर्मियन बात की बात है। एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर, जुरासिक में तो डोमिनेट किया था, ये क्रिटेशियस में हुआ था, ये नहीं हुआ। फ्लावरिंग प्लांट्स इन डायनासोर अपीयर्स, ये भी नहीं है, ये ट्रासिक में हुआ था, ट्रासिक, है ना, तो क्यों इरशाद से फर्स्ट हो जाएगा। इसमें जो समझने वाला पॉइंट है वो ये है कि अपने को ये याद रखना है कि जो मीसोजोइक एरा है, उस मीसोजोइक एरा के जो 3 पीरियड हैं, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, उनके अंदर रेप्टाइल्स, मैमल्स और बर्ड्स, इन तीनों के अंदर चेंजेस आए थे। तो ये आपको लर्न करना है वो चार्ट की हेल्प से जो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है,
ठीक है, तो उससे आपकी बहुत इजी हो जाएगा इसको लर्न करना, इस तरह के क्वेश्चन को करना, अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट, which of the following is a correct time for extinction of dinosaur due to ecological changes? एक बड़ा उल्का पिंड आके टकराया था और एनसीईआरटी ने इसका डेटा भी लिखा है लास्ट में, जो 65 MYA है, सीधा सा है, आपको याद रखना है। और इसके बाद ही मैमल्स को इवोल्व होने का मौका मिला था, मैमल डोमिनेंट हुए थे। डार्विनियन वेरिएशंस आर जनरली कंसिडर्ड एज, डार्विन से संबंधित विभिन्नताओं को समझा जाता है माइनर, मेजर, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, कंटीन्यूअस। अब इसमें से अपने को सेलेक्ट करना है, तो ये छोटे छोटे चेंजेस थे जो एक्यूमुलेट होते चले गए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते गए, मींस एक पर्टिकुलर फीचर इवॉल्व होता चला गया टाइम के साथ साथ। नॉन डायरेक्शनल नहीं थे, डायरेक्शनल थे, और ये लगातार होते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि साहब एक बार हो गए फिर कई सालों तक की जा पड़ी, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर केक हो गया, वो म्यूटेशन वाला कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर। ये कंटिन्यूअस होते थे, धीरे धीरे होते थे, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते थे। इस केस के अंदर ये सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, तो आंसर हो जाएगा इसके अंदर सेकंड। और इसके अलावा इसमें नॉन रैंडम भी कह सकते हैं अपना ना, और वो भी ऐड किया जा सकता है। और जो ह्यूगो ड्यूरीज वाला था म्यूटेशन वाला, वो लार्ज थी या मेजर, नॉन डायरेक्शनल, डिसकंटिन्यूअस और नॉन रैंडम थी, सॉरी वो रैंडम थी। चलें, यहाँ पे अपने को कुछ इवेंट्स हैं, उनको सीक्वेंसली ऑर्डर में अरेंज करना है। ये डार्वियन मतलब डार्विनिज्म से रिलेटेड है, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ओवर प्रोडक्शन होगा, उसकी वजह से फूड और स्पेस जो वो लिमिटेड हो जाएगा, तो दूसरा ये आ जाएगा। और इससे फिर स्ट्रगल होगा, तो ये तीसरा हो जाएगा। और स्ट्रगल के दौरान फिर जीवों में वेरिएशन पैदा होंगी, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा आपका 4। और वेरिएशन के बाद में जो है उनका नेचुरल सिलेक्शन होगा, यानी 5। और नेचुरल सिलेक्शन के बाद में जो है यूजफुल वेरिएशन, मतलब वो रिप्रोडक्शन करेंगे, तो वो वेरिएशन अगली जनरेशन में जाएगी, मतलब इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन, और उसका रिजल्ट होगा लास्ट में स्पीशीएशन। तो ये हो जाएगा नंबर 7। तो इरशाद सर इसके अकॉर्डिंग नई स्पीशीज लास्ट में जाके बनेगी, इतना ध्यान रखना। नई स्पीशीज लास्ट में जाके बनेगी, पहले रिप्रोडक्शन होगा, वेरिएशंस आएंगे, कंपटीशन होगा, वो सारी चीजें होंगी, लास्ट में होगा ये स्पीशीज। तो इसका मतलब है ऐसा ये परफेक्ट बैठ रहा है फिर, हाँ, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, सीक्वेंस याद रखनी है जी। The factors which affect the Hardy-Weinberg principle are gene mutation, yes, gene mutation से Hardy-Weinberg इक्विलिब्रियम प्रभावित हो जाता है, क्योंकि अपन ये कहते हैं, जब Hardy-Weinberg लॉ कहते हैं कि in large randomly mating population the gene frequencies and genotype frequencies जो होती हैं वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट बनी रहती हैं, अगर इवोल्यूशनरी फोर्स वर्क न करें तो। ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक जेनेटिक्स, इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स कैलकुलेशन के लिए बेस प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको पढ़ा जाता है। अब इसमें जीन म्यूटेशन होंगे तो आप उसको रोक नहीं सकते, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होंगे उसको आप रोक नहीं सकते, वो तो चेंज लाएंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट होगी, प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर होती है। रैंडम मेटिंग जो होती है और लार्ज पॉपुलेशन, ये तो उसके बेस है कि लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन है, तब ये चीजें लागू होंगी। तो ये चीजें उसमें कहते हैं ना जो अफेक्ट नहीं करेंगी। स्मॉल पॉपुलेशन में तो वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही पॉइंट है वो है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये सिक्स्थ। तो आंसर इज 4। चलें, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ हार्डी-वेनबर्ग लॉ? अभी अपन ने बात की थी। तो हार्डी-वेनबर्ग लॉ के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन थी वो तभी लागू होगी, उसका टोटल 1 तभी आएगा जब पॉपुलेशन बड़ी हो, उसमें किसी टाइप का सिलेक्शन ना हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, मैटिंग रैंडम हो, जीन माइग्रेशन ना हो, है ना। तो इसमें अपने को देखना है कि कौन सी चीजें चाहिए। रैंडम मैटिंग चाहिए, मतलब रिप्रोडक्शन का मौका सबको बराबर मिले, लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, और जीन म्यूटेशन भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें रिक्वायर्ड चाहिए, है ना। तो फिर ए और बी हो जाएगा फिर फर्स्ट ऑप्शन। यस, नेक्स्ट। ठीक है, तो ये आज के लिए अपना पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इवोल्यूशन में जो आगे के टॉपिक्स हैं वो अपन एपिसोड नंबर जो 71 है उसके अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखें, और इससे पहले आप लोग एक बार टॉपिक को रिवाइज जरूर कर लेंगे। थैंक यू। चले।